वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी मेजर सब्जेक्ट के बारे में, बीए बीएससी के लिए, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने जियोग्राफी लिया है तो मेजर सब्जेक्ट में आपका अगर जियोग्राफी है, ठीक है, मुख्य विषय में, तो उसका पेपर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ही पेपर आपका भी आने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जियोग्राफी की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की बन चुकी है, तो आप आसानी से जा करके सारे सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो आपका पेपर का नाम क्या है? फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़ना था। फिजिकल जियोग्राफी में बात की जाए तो आपको, यानी फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लियर? अब आपको टाइम दिया गया था 3 घंटे का, यानी 3 आवर्स का, और आपका अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स आपका था 75 यानी 75 नंबर का। ठीक है, आप देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे। तो आपको बता दूं कि 3 खंडों में आपके पेपर हुए हैं, यानी कि पेपर में 3 खंड थे। एक में छोटे वाले प्रश्न थे यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी मध्य क्रम वाले, और एक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनकी 10 संख्या होती है, 10 के 10 करने होते हैं, 2 नंबर मिलता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए 2-2 नंबर मिलता है एक एक प्रश्न के लिए, यानी कि लगभग 20 नंबर आपके अति लघु उत्तरीय से मिल जाते हैं। लघु उत्तरीय में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से केवल 5 करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में बात की 4 प्रश्न आते हैं, उनमें से केवल 2 करने होते हैं। ऐसा पैटर्न लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय रखते हैं। कुछ विश्वविद्यालय जो हैं केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात है, चाहे लघु उत्तरीय पूछे चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछे, बात एक ही है। प्रश्न का आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर तीनों ये मॉडल पेपर सबसे बेस्ट होता है, चूंकि लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय यही पैटर्न फॉलो करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ये सुहेल देव का पेपर है, तो ये सब एक प्रकार से क्या करती हैं, एक ही फंडा अपनाती हैं, और 2-3 विश्वविद्यालय हैं वो यही फंडा अपनाते हैं, क्योंकि ये फंडा बेस्ट होता है। चले, आपका पहला आ गया, देखिए नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं, और सारे के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छी बात है। देखिए सेक्शन है, यानी खंड आ से बात की जाए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। देखिए जिस बच्चे ने भेजा है बहुत ही एकदम से क्लियर स्पष्ट करके भेजा है, फोटो तो एकदम सफा करके भेजा है, पीडीएफ बना करके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। पहला प्रश्न आपका है, देखेंगे। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, खांसी बीच बीच में आ जाएगी, तब तक मैं वीडियो को रोक नहीं पाऊंगा और खांसी आ जाएगी बीच में। ठीक है, तो उसको लेकर के मैं माफ़ी चाहूँगा एक बार सभी विद्वत जनों से। चले, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपका यहाँ पर इस खंड के यानी खंडा के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है भाई? तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिफाइन सोलर सिस्टम, सौर मंडल को परिभाषित कीजिए। तो सौर मंडल की परिभाषा भी मैंने बताई है, सौर मंडल के बारे में बोर्ड पर भी पढ़ाया है मैंने, वैसे भी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। सौर मंडल में सॉरी, सौर मंडल में जितने ग्रह हैं सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हो उसको, और उसमें विस्तार समझ सकते हो। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह कौन है, 27 नक्षत्र क्या हैं, सब के बारे में मैंने बताया है, तो आप देख सकते हो। ये प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपको मैंने, देखिए, समप्राय मैदान, यानी जो पेन प्लेन होता है समप्राय मैदान, इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैदानों वाला जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, मतलब चैप्टर क्या, मॉडल पेपर में ही मैदान वाला टॉपिक, तो उसमें बीच में चर्चा जरूर करी होगी, अगर नहीं बताया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हालांकि इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न, जियो सिंक्लाइन, भू सन्नति के बारे में मैंने बार बार बताया, तो ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। भू सन्नति एक गहरी जो सक्रिय जल राशि होती जो है समुद्र में गड्ढा, ठीक है, भू सन्नति होती, इसमें मलबे भरते भरते क्या होता है, ये सकरा होता था, पतला होता था, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो बड़ी दूर से आती हैं, तो अपने साथ क्या करके लाती हैं, अपने साथ बहुत सारे जो है निक्षेपों को लाती हैं। निक्षेप मतलब समझ रहे हैं, मलबा, ठीक है, सेडिमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो लेकर के आती हैं, और ये भूसन्नति में गिरता है तीव्र गति से, इसके कारण से पतला सा गड्ढा हो जाता है, और इस पर खिंचाव धीरे धीरे लगने लगता है। इसके कारण से इधर वाला जो प्लेनेट होता है ये मूवमेंट करता है, इधर वाला भी। इसके कारण से क्या होता है, दोनों टकराते हैं आपस में, और एक पर्वत का निर्माण होता है, जिसको आप ओलित पर्वत कहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इसी प्रकार की कुछ व्याख्या करता है, ठीक है, उसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया वीडियो में। तो ये भी आपका हो गया।
चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टान कौन कौन सी, इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न आपसे आया था, पांचवा प्रश्न था ओजोन लेयर, ओजोन परत के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। यह भी बताया कि कितना जो है हो जा रहा है, यानी कि आप जैसे कि जो है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको उसके ऊपर जो है लगभग वो फटने लगा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओजोन परत मतलब ओजोन जो है इससे क्या नुकसान होता है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य की वो भी आने लगती हैं, ठीक है। एक छन्नी का काम करता है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य की उनको क्या करता है, ये जो ओजोन लेयर है ये उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और अच्छी अच्छी किरण जो होती है वो आती है नीचे। और अगर वो भी मतलब ओजोन परत ना हो मान लेते हैं एक समय के लिए, तो हम लोगों को क्या होगा, चर्म रोग बहुत ज़्यादा होगा। अर्थात चर्म रोग के अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें जैसे कि स्किन कैंसर भी हो सकता है इससे, ठीक है। अच्छा, ओजोन का सूत्र जानते हैं क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। देखिए अगर केवल O ऐसे लिखा हुआ मिला है, देखिए तीन चार मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको आज। इस O का मतलब होता है ऑक्सीजन तत्व, ठीक है। और O3 ऐसे लिखा हुआ मिले, O और 3, तो इसका मतलब होता है ओजोन गैस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर O2 लिखा मिले इसका मतलब होता है ऑक्सीजन गैस के बारे में बात हो रही, ठीक है। तीनों चीज़ समझ में आ गई। ये केमिस्ट्री में बताया जाता है, तो हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने फिर सोचा फिर भी बता दिया जाए आपके लिए। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जो बीएससी कर रहे होंगे उनको शायद पता होगा, और बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है आपका हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश अक्षांश भी है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी, मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें अच्छा अक्षांशों के बारे में मैंने चर्चा करी है, आप आसानी से जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण क्या होता है, वर्षा जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है, वर्षण क्या है। तो वर्षा कैसे होती पूरा मैंने प्रक्रिया भी समझाई थी, प्रोसेस बताया था। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज सैलिनिटी यानी कि जो लवणता होती है वो क्या होती है। लवणता खास करके आप देखते हैं खारे जल जो होते हैं उसी को लवणता बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इसे क्या कहते हैं इसको भी मैंने बताया था। वही नौवां प्रश्न था कि ओशियन डिपॉजिट्स, ये डिपोडिस माने मतलब कि डिपोसाइट्स माने होता है आपका निक्षेप, निक्षेप माने मलबा जो समुद्र में नदियों के द्वारा, नदियाँ चूँकि बहुत दूर से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे चट्टानों के टुकड़ों को, बहुत सारे जो है उनको मतलब गंदगी को, मतलब जो कूड़ा कबाड़ होते हैं सबको बहा करके लाती है। और वो सब कहाँ गिरता है, जो नदियों के बेग से आता है वो जा करके समुद्र में गिरता है। कुछ तो रुक जाता है बीच में, वो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। देखिए नदियाँ जब अपने साथ जल बहाती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, कई प्रक्रिया। एक तो नदियों के जल से क्या होता है, अपर्दन। अपर्दन माने होता है जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ से कुछ चीज़ कट करके टूट जाए, मतलब टूट जाए पहाड़, तो उसको कहते हैं अपर्दन। नदी के जल के टकराव से जब पर्वत टूट के पत्थर टूट जाएं उसका मतलब हो गया अपर्दन। मिट्टी कट करके बह जाए अपर्दन, ठीक है। और अच्छा मिट्टी और मतलब मान लेते हैं जो मलबा है वो नदी के जल के साथ बह रहा है, कुछ दूर तक बह रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब हाँ इसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। टूटने को, केवल टूटने को अपक्षय बोलते हैं, और टूट करके बहने को साथ साथ उसको अपर्दन बोलते हैं। सॉरी, और अपर्दन और अपक्षय दोनों को जब मिला लेते हैं तो क्या बनता है आपका, अपक्षय और अपर्दन को मिला ले लेंगे तो एक अनच्छादन होता है। तो अनच्छादन बराबर अपर्दन प्लस अपक्षय, ठीक है। और जब यही कूड़ा कबाड़ जो होता है, इस कूड़े कबाड़ को निक्षेप बोलते हैं। अच्छा, कूड़े कबाड़ को बहते हुए उनको निक्षेप नहीं बोलते हैं। जब वो नदियाँ क्या करती हैं अपने कूड़े कबाड़ को, चूंकि नदियाँ जो होती हैं एक समय ऐसा आता है जब वृद्ध हो जाती हैं तो वो छोड़ देती हैं, ठीक है। जैसे जो मलबा है वो आगे रुक जाता है, इतना वेग नहीं है नदी में कि वह उस मलबे को आगे और बहा सके, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। और जब वो चीज़ें रुक जाती हैं तो नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं। और जब नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं मेरे भाई, तो क्या होता है वहाँ पर एक जो है मतलब कि मिट्टी रुक गई या फिर मलबा रुक गया, पर्वत पठार मतलब कि जो पत्थर था या फिर तमाम सारी चीज़ें रुक गई, तो उससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। पूरे विश्व का लगभग सबसे बड़ा डेल्टा है, ओके, सुंदरबन का डेल्टा। तो इसी कारण से होता है। तो उसी छोड़े गए मलबे को ही निक्षेप बोला जाता है। और नदी के द्वारा बहाए, जो नदी अपने साथ बहा लेकर के मलबा आ रही है उसको छोड़ने की प्रक्रिया, उसको निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, जियोग्राफी में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जानेंगे, इसको मैंने विस्तार से बताया भी तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है आपका बायोटिक सक्सेशन यानी जैविक अनुक्रम क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के बारे में, यानी खंड
ये सब प्रश्न आपके प्रश्न मतलब कि परीक्षा में मॉडल पेपर के तौर पर काम करेंगे। और मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं पूरी चीज़ों की व्याख्या यहीं पर आपको बता देता। बाकी आप मॉडल पेपर जा करके एक बार प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो दोनों पड़ी हुई हैं 2022 वाली, उनको देख लेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी 2023 का ये मॉडल पेपर है, देखेंगे एकदम सेम वही आता है जो पुराना वाला। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसमें, आइए देखते हैं। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। यानी कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका देना है। 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 नंबर का एक प्रश्न है, 35 नंबर यहाँ से आपका तैयार होना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपसे था कि जो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर अकॉर्डिंग टू रीसेंट व्यूज़, यानी अभिनव मत के अनुसार। अभिनव माने जो नया मत है, अभी अभी आया वर्तमान के हिसाब से। अभिनव मत के अनुसार, अभिनव माने रिसेंट, तो रिसेंट मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने बताई, उसमें बताया भैया। सॉरी भाई। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ऑफ वेगनर। वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, इस पर एक वीडियो पर्सनली मैंने बनाई है और उस वीडियो को प्लेलिस्ट में शामिल भी कर दी, लास्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा बताया है। वैसे वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में पैंजिया पैंथालासा कैसे टूटे, एक पहले एक ही भूखंड था, एक जो है पैंजिया था, वो मतलब महाद्वीप था, और एक पैंथालासा उसके किनारे का इतना सागर था, वो पैंथालासा सागर था। धीरे धीरे क्या हुआ, पैंजिया जो था ये 2 टुकड़ों में टूटा, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक अंगारा लैंड। अंगारा लैंड ऊपर वाला, गोंडवाना लैंड नीचे वाला हो गया। बीच में जो जिस सकरी जलराशि से टूटा उसको टेथिस सागर बोला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऊपरी जितने भी ऊपरी महाद्वीप आपके हैं, मतलब कि जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले महाद्वीप हैं, वो सब अंगारा लैंड के हिस्से हैं। अंगारा लैंड को एक नाम और जाना जाता है, लारेशिया बोला था उसको। गोंडवाना लैंड की बात की तो गोंडवाना लैंड में जैसे दक्षिण अफ्रीका, मतलब पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, ठीक है। ये सब आपके आते हैं, अंटार्कटिका हो गया। तो ये सब आपके आते हैं दक्षिण वाले में, ठीक है, यानी कि गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। और ऊपर के महाद्वीप में जैसे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, और एशिया हो गया लगभग उत्तरी भाग पूरा, और आपका क्या हो गया, यूरोप ही तो हो गया, बस इतना ही पूरा आपका ऊपर का ग्रीनलैंड सब हो गया, ठीक है। तो पूरा यही सब वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत वही मैंने समझाया उसमें। अगला प्रश्न आपका, डिस्क्राइब द इरोसियल साइकिल थ्योरी ऑफ डेविस। डेविस का जो अपर्दन चक्र है, इरोजनल, ठीक है, डेविस का जो अपर्दन चक्र सिद्धांत है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने चर्चा, डेविस और पेंक दोनों के अपर्दन के सिद्धांत है, दोनों पर मैंने चर्चा करी है, तो आप मॉडल पेपर में एक बार जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गिव एन अकाउंट ऑफ द इरोजनल लैंड फॉर्म्स प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस्ड बाय विंड, यानी पवन के द्वारा। देखें केवल जल के द्वारा अपर्दन नहीं होता है, पवन के द्वारा भी होता है, और भी चीज़ों से अपर्दन होता है। तो पवन के द्वारा जो निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, यानी कि देखते हैं पवन क्या करती, कभी कभी हवा इतनी तीव्र गति से चलती है कि वो अपने साथ मिट्टी को और बालू को उड़ा लेती है, और वो कहीं एक स्थान पर जाकर के छोड़ देती है, निक्षेप कर देती है। उससे क्या होता है, बालू का स्तूप या अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती हैं, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया, आप देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, भाई बोलना एकदम से मना है, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उसने बताया था कि ज़्यादा बोलना मत, पानी वानी ज़्यादा एक प्रकार से ठंडा मत पीना, गर्म पानी, तो गर्म पानी तो मैं पी रहा हूँ, दवा ववा खूब लेकर के आया हूँ, ठीक है। और अब जो है बोलना मना था, लेकिन जो है मैं ये चुपके से सारे कार्य कर रहा हूँ, ताकि उसको पता न कि मतलब किसी को पता न चले भाई रात में, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। चले लेकिन फिर भी खांसी आ रही है, तो चले। हालांकि आप लोगों का प्यार है, लगातार आप लोगों का प्यार, चूँकि मैं एक दिन अगर एक वीडियो ना बनाऊँ आप लोगों के लिए तो मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। ये मतलब एक नशा हो गया है मुझे भी आप लोगों से, आप लोगों के लिए कुछ करने का। और ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए आपका प्यार ज़रूरी है, और आप प्यार मुझे देते हो, भरपूर प्रेम देते हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप लोग हमें झेलते हो इस प्रकार से, इस कंडीशन में भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखें। छठवां नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए।
पूरा वायुमंडल के बारे में मैंने बताया, क्षोभ मंडल से लेकर के बहिर्मंडल तक सब कुछ समझा दिया है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकारों को बताइए, इसके बारे में मैंने बताया है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किसी को नहीं बताया, लगभग सारे प्रश्न, इनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने, ये बात ध्यान रखिएगा 8 प्रश्नों में से, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई कोरल रीफ्स, व्हाट आर दियर डिफरेंट टाइप्स। प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में मैंने बताया है, प्रवाल भित्तियों के बारे में। और 9वां प्रश्न था आपका कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, जैवमंडल के संघटकों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, इसकी वीडियो अगर देखनी तो आप बीए 3rd सेमेस्टर की वीडियो देख लीजिएगा, जैवमंडल के संघटकों के बारे में मैंने बताया है। हालांकि मॉडल पेपर में भी मैंने बताया, तो आप दोनों देख सकते हो, चाहे जहां देख लीजिए। प्ले लिस्ट में 2022 वाले मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, मैं बार बार रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूं इसका, क्योंकि 2022 में जितने मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, 2022 वाला मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। लगभग 80% वहीं से प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिए करके मॉडल पेपर एक बार चेक करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपके वहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी खंड सा की बात की तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, नोट कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन की आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी सभी खंडों के, मतलब इस खंड से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक ठू 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न 10वां प्रश्न आपका है कि व्हाट इज आइसोस्टेसी, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ ईयर एंड पार्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी भू संतुलन क्या है इस संदर्भ में। ईयरी और प्राट के विचारों पर आपको चर्चा करनी है। इस भू संतुलन के बारे में मैंने बताया भी है, इसके बारे में इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। अगला प्रश्न है आपका जो है, एक्सप्लेन द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ द रिवर, नदी के अपर्दन के द्वारा जो निक्षेपण होता है, नदी के अपर्दन के द्वारा, चूंकि अपर्दन के द्वारा भी कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं और उसके छोड़ने से नदी के जब मलबे छूटते हैं तो उससे भी कई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आपको बताना था, दोनों मैंने बताया विस्तार से, आप देख सकते हैं 2-2 बार इन सभी प्रश्नों के बारे में बताया। अगला प्रश्न था तो इसको जरूर पढ़ लीजिए, नदी और वायु के द्वारा जो अपर्दन से स्थलाकृतियाँ बढ़ती हैं और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा, तो इन सभी को जान लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड रिलेटेड वेदर कंडीशन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और उससे संबंधित मौसम की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए चक्रवात का और वर्षा का। चक्रवात कैसे, चक्रवात क्या है, वर्षा क्या है, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, सौरमंडल के बारे में, ठीक है। और एक लवणता वाला प्रश्न, और एक महासागरीय धाराओं को लेकर के प्रश्न, ठीक है। और एक आपका जो मैंने जैवमंडल को लेकर के प्रश्न, ये सब प्रश्न हमेशा आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ ओशनिक करंट्स एंड मेंशन द करंट्स एंड अटलांटिक ओशन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जलधाराओं को लेकर के प्रश्न आता तो इसको भी मैंने रखा था, इसके बारे में मैंने बताया, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और 3 प्रश्न और 4 प्रश्न, ये 4 प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए थे। ऐसे ही आपका एकदम सेम पेपर आने वाला है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय के लगभग यही पैटर्न आपका आएगा लिखित वाला, जिनका लिखित होना है। देखिए लिखित पेपर आपका, देखें अधिकतर विश्वविद्यालय का लिखित होगा, अधिकतर का ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं बता दूंगा और लिखित के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, ये पेपर होगा। अब बाकी ऑब्जेक्टिव का भी पेपर अगर किसी के पास होगा तो मेरे पास सेंड करेंगे, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना करके, ऐसे ही आप सब देखें पीडीएफ बनाया हुआ है, तो ऐसे ही सेंड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा मिलेगा और बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा लगे याद, और बाकी इसके मॉडल पेपर तो आपके, मतलब इसके क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, मॉडल पेपर में मैंने बताया है सभी को कैसे लिखना है, तो अब आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात मैं और आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का, आप जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है 2022 वाला, और एक महासंग्राम वीडियो मैंने बनाई थी, अधिकतर सब्जेक्ट की महासंग्राम वीडियो है, तो महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर,
इन दोनों को आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत लोग पाते नहीं हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि 2022 वाले मॉडल पेपर को भी मैंने 2023 के वीडियोज़ में शामिल कर दिया है। तो आप उनको ज़रूर देख लेंगे और उसमें जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर हो सके तो आप सभी को देखने का प्रयास करें। बाकी अगर सभी देखने की हालत में ना हो, आप नौकरी करते हैं, फिर भी आप पढ़ते हैं, तो आपको मैं 2 चीज़ रेफ़रेंस करूँगा। एक तो 2022 का मॉडल पेपर देख लीजिए, 3-4 मॉडल पेपर पड़े होंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो 4 मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। 2 भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 भी चल जाएगा। और एक महासंग्राम वीडियो, 3 वीडियो देख लीजिए, 3 वीडियो तो देख ही सकते हो ना, तो क्लियर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते ये पता होगा आपका पेपर कैसा होगा। देखिए एक अगर लिखित पेपर हो रहा है तो उसके लिए एक आध ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।